मध्य दशा परिहार का नियम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी वस्तु की परस्पर दो विरुद्ध दशाओं में से एक का ही आरोपण किया जा सकता है। कोई मध्य दशा संभव नहीं है। जैसे कागज़ का एक टुकड़ा ले लीजिए, वो या तो श्वेत होगा या अश्वेत। इन दोनों के बीच की कोई तीसरी स्थिति संभव नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि परस्पर विरोधी स्थितियों के बीच का मार्ग यानी तीसरा विकल्प संभव नहीं है। यह हमें ज्ञात है कि मध्य दशा परिहार का नियम जो है परस्पर विरोधी गुणों में ही संभव होता है। जो गुण परस्पर विरोधी नहीं है उन पर यह नियम लागू भी नहीं होता। कोई वस्तु एक साथ कठोर अकठोर, उपस्थित अनुपस्थित या इन दोनों में से कोई भी बीच की स्थिति संभव नहीं है। मध्य दशा परिहार का नियम जो है वो विरोधी गुणों में मध्यावस्था का निषेध करता है। ये पद जो है व्याघातक पद हैं और एक दूसरे का निषेध करते हैं। ये नियम बताता है कि इन व्याघातक गुणों में से किसी एक को मानना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अव्याघात का नियम। इस नियम के अनुसार एक तर्क वाक्य एक साथ सत्य और असत्य नहीं हो सकता। जैसे कोई वस्तु श्वेत है तो वह अश्वेत नहीं हो सकती। यदि किसी वस्तु का अस्तित्व है तो उसका अभाव नहीं हो सकता। कोई वस्तु ए है या बी है, किंतु ये ए और बी जो है वो एक साथ नहीं हो सकती। किसी वस्तु में एक ही देश काल में परस्पर दो विरोधी गुण नहीं हो सकते। जैसा कि बच्चों आपको मैंने निरुपाधिक तर्क वाक्य के मानक आकार बताए थे। 4 मानक आकार थे AEIO। वो टेबल ध्यान में रखो कि उसमें ए और ओ जो तर्क वाक्य थे वो परस्पर व्याघाती हैं। ई और आई जो तर्क वाक्य हैं वे भी परस्पर व्याघाती हैं। तो व्याघात के नियम का ये देखो सैंपल है, ये एग्जाम्पल है। P कंजक्शन नॉट P, यानी P सत्य है या नॉट P असत्य है, यानी दोनों में से कोई एक सत्य होगा। दोनों एक साथ सत्य तो हो नहीं सकते। जैसे यहाँ P सत्य है तो नॉन P असत्य है, तो ये कंक्लूजन आपका असत्य होगा। यहाँ P असत्य है और नॉन P सत्य है, तो ये कंक्लूजन आपका असत्य में ही जाएगा। ठीक है। तो व्याघात का नियम दो विरोधी गुणों में से किसी एक गुण को ही स्वीकार करता है। इस नियम का महत्व यह है कि प्रकृति में भले ही वस्तुओं में परस्पर गुण विरोधी दिखाई पड़ते हों, लेकिन विचारों के जगत में अव्याघात के नियम को माने बिना हम शुद्ध विचार नहीं कर सकते हैं। यदि कोई कथन का उल्टा सत्य है तो या तो वह कथन ही सत्य होगा या उसका उल्टा, दोनों को एक साथ सत्य हम नहीं कह सकते हैं। इसी कारण विचार के क्षेत्र में एक ही वस्तु की दो स्थितियां नहीं मानी जा सकती। या तो वे सत्य होंगी या वे असत्य होंगी। ठीक है। अब विचार के नियमों की कुछ आलोचनाएं भी प्रारंभ में हुई हैं, जिसमें तादात्म्य का जो नियम है उसके बारे में कहा जाता है कि यह नियम जो है, इस नियम में कहा गया है कि एक तर्क वाक्य सत्य और असत्य दोनों नहीं हो सकते। तो इसकी आलोचना की गई है कि यदि बारिश हो रही है तो यह कथन अभी सत्य है, पर अन्य किसी समय में यह असत्य भी हो सकता है। परंतु ये आलोचना जो है भ्रांतिपूर्ण है। बारिश हो रही है यह तर्क वाक्य जो है देश और काल के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। क्योंकि एक भिन्न देश काल में यह कथन असत्य हो सकता है, पर यदि एक निश्चित देश काल में यह कथन सत्य है तो उस विशेष देश काल के संदर्भ में यह हमेशा सत्य ही होगा। इसलिए तादात्म्य के नियम की आलोचना जो की जा रही है
वो सही नहीं है। बारिश हो रही है का अर्थ उन्होंने गलत समझा है। यह कथन इस तरह से होना चाहिए कि दिल्ली में 10 जुलाई 2003 को 2 बजे दोपहर में बारिश हो रही है, जो एक सत्य कथन है और हमेशा सत्य रहेगा। यदि देश और काल भिन्न हो तो इस कथन का अर्थ ही बदल जाएगा और उस स्थिति में यह कथन असत्य हो सकता है। यानी प्रत्येक तर्क वाक्य का एक विशेष संदर्भ और निश्चित देश काल होता है और देश काल के संदर्भ में ही किसी तर्क वाक्य में तादात्म्य होता है। ठीक है। दूसरा मध्य दशा परिहार का नियम है। उसकी आलोचना इस आधार पर की गई है कि तर्क वाक्यों के सत्य या असत्य होने के अलावा एक तीसरा विकल्प भी हो सकता है। एक तर्क वाक्य न तो सत्य हो और न ही असत्य हो और वह अर्थहीन कथन हो। जैसे यदि राम ने रावण को मारा तो 2 × 2 = 4 होते हैं। यह कथन न तो सत्य है और न ही असत्य है। मध्य दशा परिहार नियम केवल अर्थपूर्ण तर्कवाक्यों पर ही लागू होता है। अर्थहीन तर्कवाक्य इसके दायरे में नहीं आते हैं। अर्थहीन तर्कवाक्य इसके दायरे से बाहर है। इसी तरह से अव्याघात नियम के विरुद्ध भी कहा गया है कि प्रकृति प्रतिक्षण बदलती रहती है, कुछ भी नित्य नहीं होता। अतः एक तर्क वाक्य के व्याघाती मूल्य संभव हो सकते हैं। यह सत्य और असत्य दोनों हो सकता है। जैसे जो फर्श अभी गीला है कुछ समय पश्चात गीला नहीं रहेगा। अतः तर्क वाक्य के 2 व्याघाती मूल्य हो सकते हैं। पर यह आलोचना भी सही नहीं है। क्योंकि यह भी आलोचना तादात्म्य के नियम की तरह ही कमज़ोर है। एक तर्क वाक्य के 2 भिन्न या व्याघाती मूल्य हो सकते हैं, पर केवल तब जब भिन्न संदर्भ हो, भिन्न देश काल हो। एक ही संदर्भ में और एक ही विशेष देश काल में कोई भी तर्क वाक्य के 2 व्याघाती मूल्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है। अब इन आलोचनाओं के बाद ये प्रश्न उठता है कि क्या ये नियम पर्याप्त और पूर्ण तार्किक सिद्धांत हैं? क्या ये नियम सिर्फ तर्कशास्त्र पर लागू होते हैं या अन्य वस्तुओं पर भी? तो विचार के जो तीनों नियम हैं वो तर्कशास्त्र, भाषा और प्रकृति के सभी पक्षों पर लागू होते हैं। इवन हमारे विचार भी इन नियमों से ही संचालित होते हैं। विचार की विषय वस्तु जो है प्रकृति का कोई भी पक्ष हो सकती है और इन नियमों को वेद विचारों का अनिवार्य आधार माना गया है। जैसे न्याय के नियम, पुनरुक्ति यानी टोटोलॉजी के नियम, अनुमान के नियम और प्रतिस्थापना के नियम उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने ये 3 नियम हैं। ठीक है। आज का ये चैप्टर समाप्त हुआ। ओके, थैंक यू।